हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अभी जो नीट 2020 का एग्ज़ाम हुआ है उसके एक एक्सपेक्टेड आंसर की। जैसा कि सब बच्चे जानते हैं पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। जिस भी बच्चे ने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा उसके लिए ये पेपर बहुत ईजी था, लेकिन अगर उसने एनसीईआरटी को बहुत ढंग से नहीं पढ़ा, नहीं समझा तो डेफिनेटली कुछ परसेंटेज हो सकता है कि उसको हार्ड लगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सीरियसली एक एक क्वेश्चन भी अगर चेक वेरीफाई करोगे एनसीईआरटी से तो आपको मिलेगा कि हर एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी से बिलोंग कर रहा है। सो ये एक एक्सपेक्टेड आंसर की है। फाइनल आंसर की में हो सकता है कुछ भी अपडेट हो सकता है, तो वो जैसा भी रहेगा मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो एनसीईआरटी के बेस्ड पे जो आंसर बन रहे हैं वो आपके साथ डिस्कशन किए जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे कंट्रोवर्शियल भी हैं, अगर उनके आंसर अगर चेंज हो जाते हैं तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके बता दिए जाएंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर किस वजह से है और एनसीईआरटी के किस पेजेस से भी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो पेपर है वो S5 है और उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें एनसीईआरटी के, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बताना है कि स्टेटमेंट सही नहीं है, वो बताना है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, क्योंकि ब्लू कलर कभी भी ऑब्टेन नहीं होता है। जब भी आप डीएनए को स्टेन करते हो तो ब्राइट ऑरेंज कलर ऑब्टेन होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और जब हम डीएनए को सेपरेट करते हैं इलिशन बोला जाता है, और डीएनए फ्रेगमेंट को इथिडियम ब्रोमाइड से हम स्टेन करते हैं, तो ये तीन स्टेटमेंट सही हैं और फर्स्ट आंसर आएगा इसका, क्योंकि सेकंड जो है वो गलत है, फर्स्ट गलत है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेफिनेटली इस बार इस पेपर के अंदर है ना स्टेटमेंट वाइज और एसएसआर रीजन क्वेश्चन काफ़ी दिए हैं, जिस वजह से बच्चों ने अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो उनके लिए हो सकता है ये पेपर लिटिल बिट हार्ड हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट भी बहुत सीधे और सिंपल दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट, बिल्कुल सही बात था और उसी से ही उसने क्या निकाले थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, 3 लॉ थे। इसके बाद में उसने बोला कि जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कौन कौन से थे, वो थे शीड का शेप, कलर, फ्लावर, पोर्ट शेप, कलर, फ्लावर की पोजीशन और स्टेम हाइट। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका आंसर आएगा सेकंड, थर्ड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इनकरेक्टली मैच करना है। ये जो क्वेश्चन है वो आपके प्लांट किंगडम से बिलोंग कर रहा है। आपको यहाँ पे एल्गा और उनसे मिलने वाले स्टेटमेंट या फिर उनसे रिलेटेड जो भी सब्सटेंसेस है वो आपको यहाँ पे दिया है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है फोर्थ, क्योंकि मैनिटोल जो है वो बेसिकली फियोफाइसी एल्गी से के अंदर प्रेजेंट होता है। यूलोथ्रिक्स इज अ ग्रीन एल्गा, इसीलिए इसका आंसर जाएगा फोर्थ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 104 XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमें इंसेक्ट यानी कि ग्रास हॉपर में देखने को मिलता है। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। देखो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मतलब क्रॉसिंग ओवर की बात चल रही है और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे साइट है क्रॉसिंग ओवर की। तो एक जो आंसर रहेगा इसका वो बिल्कुल सही मान लीजिएगा, 105 का सही आंसर है। 1 ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 106 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू का मतलब है कि इन सीटू, तो कंजर्वेशन का मतलब होता है जो जहाँ है उसको वहीं प्रिजर्व कर दो। एक्स सीटू को जो जहाँ है वहाँ से निकाल के कहीं और शिफ्ट करके हम उसको प्रिजर्व करते हैं। तो माइक्रो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये तीनों एग्जाम्पल जो है एक्स सीटू के। नेशनल पार्क इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। अब आता है 107, आइडेंटिफाई करना है फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो कि पॉलिनेशन से रिलेटेड है। इसका सही आंसर है मोथ और बटरफ्लाई आर मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट ऑफ द इंसेक्ट। ये नहीं है, क्योंकि मोथ जो है वो गलत स्टेटमेंट है। मोथ की जगह यहाँ आना चाहिए था बी, हनी बी माना जाता है कि सबसे मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटर है। बाकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 108। आपके सामने फिर से 2 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कितने सही और कितने गलत है। पहला बोल रहा है कि जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है C4 प्लांट के अंदर वो PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है जो कि मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड कह रहा है कि C4 प्लांट के अंदर जो है रुबिस्को एंजाइम नहीं होता और इसीलिए
डार्क रिएक्शन जो होती है वो बंडल शीथ सेल के अंदर होती है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मेसोफिल सेल के अंदर लाइट रिएक्शन होती है और बंडल शीथ क्रेंच एनाटॉमी बनती है ना C4 के अंदर, तो बंडल शीथ सेल के अंदर हमें डार्क रिएक्शन देखने को मिलती है, कैल्विन साइकिल देखने को मिलता है, तो वहाँ पे रिब्यूस्क्यूम एंजाइम की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 109 के अंदर क्या बोला है कि ओल्ड ट्री है एंड ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क हो चुका है और रेजिस्टेंट हो चुका है इंसेक्ट के लिए, रीजन क्या है यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 109 का थर्ड आएगा। ए इसका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मेटाबोलाइट्स ही होते हैं कौन से, टैनिन, गम, रेजिन, ये सब मेटाबोलाइट्स होते हैं जो ल्यूमेन के वेसिकल में डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये डिपोजिशन जो रहता है वो सेंट्रल पार्ट में रहता है, न कि पेरिफेरल। तो यहाँ पे ये आउटर लेयर दिया है, पेरिफेरल दिया है, तो ये नहीं होगा, तो इसका सही आंसर जाएगा 109 का थर्ड। अब आते हैं हम 110 पे। Which of the following produce nitrogen fixation nodule in a root of LS? NCERT का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में फ्रैंकिया इसका सही आंसर मिलेगा हमें, यानी कि ये नोड्यूल बना रहा है लेकिन नॉन लेग्यूमिनेसी प्लांट के अंदर बना रहा है, LS इज नॉन लेग्यूमिनेसी फैमिली, तो फ्रैंकिया इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट 111 यानी कि फिर से हमें दो स्टेटमेंट दे दिए और पूछे हैं कि इनमें से सही स्टेटमेंट आप बताओ क्या है। तो डिकम्पोजिशन एक ऐसी प्रोसेस होते हैं जिसमें डेट्राइटस को तोड़ दिया जाता है, सिंपल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन फास्टर होगा अगर लिग्निन होगा तो नहीं, ये बात गलत है। अगर लिग्निन है तो उसको तोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी के अंदर स्टेटमेंट ही दिए हैं, और ये क्वेश्चन है आपका इकोसिस्टम से, जहाँ पे डिकम्पोजिशन हम पढ़ते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आता है 112, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज का इन्वेशन और को एक्सटेंशन, ये सारे का कोज है बायोडाइवर्सिटी के। एनसीईआरटी के डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये। अगर बच्चों ये क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आप अभी भी एनसीईआरटी को सीरियसली नहीं देख रहे हो। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये आंसर की जो है वो एक्सपेक्टेड आंसर की है, एनसीईआरटी के बेस्ड बनी हुई है, लेकिन फिर भी फाइनल आंसर की में जो भी वेरिफिकेशन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। मैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगी यहाँ पे जो कि कंट्रोवर्शियल लग रहे हैं, जिनके आंसर कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 113, ये है प्लांट किंगडम से, हाइड्रोकोलाइड है कैरागेनिन जो कि रोडोफाइसिस से मिलता है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद में ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो आप पढ़ते हो जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर, और ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था फूड की ट्रांसपोर्टेशन को लेके, इसीलिए इसका आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 115, जाइगोमॉर्फिक जो है हमें बताना है किसके अंदर देखने को मिलता है। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो है वो एक तो गुलमोहर में देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दिया है, और केशिया के अंदर, इसीलिए इसका फोर्थ आंसर सही माना जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। देखो, मॉर्फो एनाटॉमी या फिर डाइवर्सिटी की, इनके कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के जो एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन है जहाँ से सीधा मिल रहा है वो आंसर चेंज नहीं हो सकते। इसके अलावा कोई भी अपडेट रहेगी आंसर की से रिलेटेड वो आपको अपलोड कर दी जाएगी। 116 नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है गलत स्टेटमेंट, नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द एटीपी सिंथेसिस थ्रू द कीमो ऑस्मोसिस। देखो, ये सेलुलर रेस्पिरेशन और प्लांट फोटोसिंथेसिस, इन दोनों के अंदर हमें कीमो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस देखने को मिलती है, जहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन होता है F0 F1 पार्टिकल के थ्रू, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो इसका सही आंसर है कि यहाँ पे नहीं होता वो बताना है। तो जो प्रोटॉन्स है वो बिल्कुल मूवमेंट करते हैं, ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड से स्ट्रोमा में आते हैं, बिल्कुल सही है। एटीपी NADH2 साइड में बनते हैं, ये भी सही है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन नहीं होता, इसीलिए इसका सही आंसर माना जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट 117, द डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलर मैटर प्रेजेंट इन द exhaust from the thermal power plant, catalytic converter, electrostatic precipitator, STP और इंसिनेटर। तो इसका सही आंसर है 117 का इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये थर्मल प्लांट के अंदर जो है वो रिमूव करता है जो पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 118,
इसमें आपके एसेसर रीज़न दिया है, यहाँ पे एसेसर दिया है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो यूज़ की जाती है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के अंदर, और आर दिया है एम्प्लीफिकेशन रेजिस्टेंट एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि कोई किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं है। पीसीआर एक अलग चीज़ है और प्लाज्मिड के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर होना एक अलग चीज़ है, दोनों सही हैं, लेकिन आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, यानी कि आर इज़ नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कि पीसीआर यूज़ किया जाता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसका एक्सपेक्टेड आंसर अभी 4 माना जा रहा है, लेकिन अगर इसका कुछ भी आंसर रहेगा तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, तो बटरकप शो करता है, कॉटन और कोरिएंडर, और इसका सही आंसर रहेगा मेज। देखो प्लास्टिसिटी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आप देखते हो कि इन्वायरमेंटल चेंज के साथ प्लांट की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। उसके बाद में 120 है प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिन द, उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट होती है, वो एसडी सीक्वेंस एंटी एसडी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके ये एमआरएनए तो सबसे पहले छोटे वाली आके अटैच होती है, उसके बाद में बाकी की प्रोसेस होती है, टीआरएनए एक्टिवेट होता है, लार्ज आके यहाँ पे बाइंड अप होता है। इसका सही आंसर आएगा थर्ड 1:1। ये एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों कि स्मॉलेस्ट सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम एनकाउंटर द एमआरएनए, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, यू कैन वेरीफाई। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। आपके सामने 5 स्टेटमेंट दिए हैं और उन्होंने बोला है कि आप इसमें से सही स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो। तो इसके अंदर पहला स्टेटमेंट यूक्रोमेटिन होता है वो लूजली पैक्ड होता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है जबकि ये एक्टिव बोल रहा है। ऑक्टामर जो है वो रैप्ड होता है नेगेटिवली, बिल्कुल सही बात है। हिस्टोन जो है आर्जिन और लाइसिन रिच होते हैं और ये 200 पेयर होते हैं न कि 400। तो इसका ए, सी और डी सही आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा 4th। ये एनसीईआरटी के अंदर एग्जैक्टली गिवन हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट मॉडिफाइड नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 122 यानी कि 122 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर इन 5 स्टेटमेंट को वेरीफाई करोगे तो 5 के 5 स्टेटमेंट सही है, तो इसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन यहाँ पे गैस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन देखो मैं अगर आपको बताऊँ कि रूट के अंदर जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पे होता है, डेफिनेटली यहाँ पे रेडियल आपको वॉस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। कोइजॉइंट के अंदर कैम्बियम नहीं होती है, ओपन के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है। डाइकोटिलिडन में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ एंडार्क और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है, और मोनोकोटिलिडन के अंदर मोर देन 6 वॉस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग सारे स्टेटमेंट सही आ रहे हैं अगर हम एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स को फॉलो करें तो। लेकिन इसका सही आंसर क्या रहेगा वो आपको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, अगर इसमें कुछ भी वेरिफिकेशन होता है तो आपको बता दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड का किसका बना होता है? काइटिन। एनसीईआरटी का दिया हुआ है स्टेटमेंट, प्लांट एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी? नेट गेन कितनी होगी? तो 2 एटीपी गेन होती है। देखो टोटल 4 बनती है, लेकिन 4 में से 2 यूटिलाइज हो जाती है। अगर टोटल पूछा जाता हमसे या ग्रॉस एटीपी पूछा जाता तो 4 होता, लेकिन नेट पूछा गया है तो हमें जितना मिलता है, और एनसीईआरटी का स्टेटमेंट भी है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड 1 2 4 का फर्स्ट। टोटल 2 एटीपी जो है हमें मिलती है, 4 बनती है लेकिन 2 गेन हमें होती है। 125 नंबर क्वेश्चन पे आए, एपोप्लास्ट मूवमेंट, यानी कि रूट हेयर जो वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है और रूट हेयर एब्जॉर्व करके कॉर्टेक्स को और उसके बाद में एंडोडर्मिस और जाइलम वेसल्स तक पानी पहुंचाने का जो रास्ता है वो 2 तरह का होता है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्ट के बारे में यहाँ पे सही नहीं है वो बताना है। तो पहली बात है, एपोप्लास्ट कभी भी साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग डेफिनेटली नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें होंगी। एपोप्लास्ट में कोई बैरियर नहीं होगा, ठीक है, और फ्री स्पेस से होके जाएगा और कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कभी भी क्रॉस नहीं करता। तो इसका आंसर रहेगा आपका फर्स्ट। बाकी 3 स्टेटमेंट सही है, एग्जैक्ट आंसर है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। अब वो कह रहा है वेक्सिलरी एस्टिवेशन और डायडल्पस स्टेटमेंट हमें 9+1 का जो हमें अरेंजमेंट देखना होता है, 9 एक ग्रुप में और एक अलग ग्रुप में, और ये कील टाइप का जो है वेक्सिलरी ये हमें पाइसम सेटाइवम में देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में गिवन है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ,
जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है वो दोनों को जेनेटिक मैकअप और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट रहता है। ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है 1 to 7 का। मैं बार बार एक ही चीज़ आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगेगा और एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली हमें आंसर का कंफर्मेशन नहीं होगा, वो क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे ताकि आप अपना गलत मार्किंग ना कर सकें। इसीलिए 1 to 8 एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, कितनी एनर्जी जो हमें मिलेगी लैक्टेशन फर्मेंटेशन के दौरान, तो इसका सही आंसर है हमारे पास लेस देन 7। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चों, ये आप देख सकते हो सेलुलर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिया है। और अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 9। 129 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। देखो पहला स्टेटमेंट गलत है, लीफलेट कभी भी मॉडिफाइड नहीं होता है थॉर्न के अंदर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऐसे गलत हो गया। उसके बाद में वो कह रहा है कि एक्सिलरी बर्ड जो होती है वो सिलेंडर और स्पाइरली कॉइल्ड होके टेंड्रिल बनाती है कुकुम्बर और पंपकिन्स के अंदर। बी बिल्कुल सही है इसके अंदर। स्टेम फ्लैटेड हो जाता है, बिल्कुल सही है सी बी। और राइजोफोरा में वर्टिकली राइजोफोरा जो है उसके अंदर वर्टिकली आप देखते हो शो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो रूट द हेल्प ऑफ गेट ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, ये स्टेटमेंट सही है। सब एयरली ग्रोइंग जो है वो हमें नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे अकॉर्डिंग जो रहेगा, देखो सब एयरली ग्रोइंग द स्टेम इन ए ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। ए और ई गलत है। राइजोफोरा शो द वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट रूट द विद द हेल्प ऑफ गेट ऑक्सीजन फॉर द ट्रांसपिरेशन, ये सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल रहा है क्योंकि बी सी और ई तो बिल्कुल गलत है। तो ई जहां आएगा वो गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है और ए भी गलत है, तो इसीलिए हमारे पास आंसर अब बचा इसका थर्ड। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास जो अभी मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर लग रहा है वो थर्ड लग रहा है इस क्वेश्चन का। अगर मॉडिफाइड होगा या कुछ भी इसमें अपडेट रहेगा वो आपको अब बता दिया जाएगा। 130 when one of the following statement cannot be connected to the प्रिडेशन, आपको बताना है यहाँ पे प्रिडेशन से कनेक्ट कौन सा नहीं हो रहा है। तो प्रिडेशन से कैन नॉट बी कनेक्टेड, तो नेगेटिवली इम्पैक्ट ये नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहे हैं। इकोलॉजी को बैलेंस भी करता है, एक्सटिंक्शन भी करता है और डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, इसीलिए इसका आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर दो स्टेटमेंट दे दिए हैं कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लेस्ट्रियोगेमस जो कभी ओपन नहीं होते हैं उनमें ऑटोगेमस ही रहता है और ये डिसएडवांटेज है कि क्रॉसिंग ओवर ना हो पाएगा क्योंकि वेरिएशन नहीं आ पाएगी, इसीलिए इसके 131 का जो आंसर है वो रहेगा, दोनों सही है। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर, इसके अंदर आपको फीमेल फ्लावरिंग कौन सा करवाएगा, तो ये भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। 132 का आंसर इथाइलिन जो है वो कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, इसीलिए इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मैचिंग करनी है आपको बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैग्नीज जो है 133 के अंदर, इसका सही आंसर है ए का आ जाएगा। मैग्नीज जो है वो वाटर को स्प्लिटिंग करता है, तो ए का 4 है। फिर उसके बाद में बी मैग्नीशियम जो है वो एक्टिवेशन करता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को, ठीक है। और बोरोन जो है वो रिक्वायर करेगा पोलन जर्मिनेशन को, और ए है तो इसका एक्टिवेट्स द एंजाइम कैटालाइज आयरन, इसका सही आंसर आएगा 4। 133 का एग्जैक्ट सही है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, आप वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन, नहीं होता वो बताना है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड बिल्कुल होता है। स्पिंडल फाइबर अटैच द काइनेटोफोर, ये बिल्कुल होता है। सेंट्रियोल की तरफ मूवमेंट करते हैं, ये भी है। लेकिन पेयरिंग जो है वो पैकेटिन स्टेज म्योसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर होती है, लैप्टोटिन फेज के अंदर, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। एनसीईआरटी में गिवन है, इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हो। नेक्स्ट है गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है, यानी कि गैसियस है एब्सिसिक एसिड, तो नहीं गैसियस इथाइलिन जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गैसियस प्लांट हार्मोन रेगुलेटर इज यूज्ड इन ए प्लांट्स टू। 135 का जो हमारे सामने आंसर है वो है फोर्थ,
क्योंकि हेल्प करता है ओवर, यानी कि यूज़ किस में हो रहा है वो बताना है। तो इथाइलिन जो है वो बेसिकली गैसियस हार्मोन है और वो प्रमोट करता है रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, आप वेरीफाई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसका आंसर जाएगा 4th। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 136 के अंदर 2 लिस्ट दिए हैं स्पाइरोगायरा को, आपको मैच करना है किसके साथ। स्पाइरोगैरा एक डोमिनेंट हैप्लोइड है, स्पाइरोगैरा एल्गी है तो हैप्लोइड, हमें डोमिनेंट हैप्लोइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा। और उसके बाद में फर्न जो है वो एक डोमिनेंट स्पोरोफाइट है जो प्रोथेलस बनाता है। टेरिडोफाइट्स की बात चल रही है। फ्यूनेरिया जो है लिफी हमें देखने को मिलेगा और साइकस एक वॉस्कुलर है, तो इसीलिए आंसर आएगा 4। तो 136 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 136 का सही आंसर रहेगा 4th। अब आते हैं हम 137। एनसीईआरटी का इमेज है, इमेज से देखो एनसीईआरटी के हर एक जोन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 137 इज अ डायग्राम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर ये डायग्राम दिखाया है और बताना है कि इसमें कौन सी ऐसा चीज़ है जो आपको फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है कि अगर ओवरी से फ्रूट नहीं बन रहा है तो वो फॉल्स फ्रूट होगा। तो यहाँ पे सी जो है वो थैलेमस को प्रेजेंट कर रही है, तो थैलेमस से अगर कोई फ्रूट बन रहा है, क्योंकि ये एप्पल के बारे में दिखाया हुआ है, तो अगर सी थैलेमस से अगर फ्रूट बन रहा है तो वो फॉल्स फ्रूट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसके लिए इसका आंसर आएगा 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सक्लरेट द फॉस्फोराइलेशन, तो इसका सही आंसर रहेगा वेदरिंग ऑफ रॉक। नेक्स्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों, ये भी आपको इकोसिस्टम वाले चैप्टर में मिल जाएगा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। फिर यहाँ पे आपको बताया गया है सेंट्रोमियर की पोजीशन के बिहाफ पे, तो मेटासेंट्रिक जो है वो मिडल में होगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट का आ जाएगा 3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है 139 का, तो इसका सही आंसर रहेगा 3rd, यानी कि ए की जगह है ए का 3rd, तो वैसे भी आप गेस कर सकते हो। इसके अलावा ये मैच हो जाएगा, बी का है 1st एक्रोसेंट्रिक और सी का है 4th और डी का है 2nd, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा 3rd। एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों, ये वेरीफाई कर सकते हो, सही आंसर है बिल्कुल। अब है एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड, शो द सम पेक्यूलर फीचर, आइडेंटिफाई द करेक्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट। स्प्रिंग वुड के लिए बताना है, देखो स्प्रिंग वुड को हम अर्लियर वुड भी बोलते हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। और इसके बाद में स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम प्रोड्यूस द जाइलम, यानी कि यहाँ पे करेक्ट बताना है ना आपको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 140, तो इसका ए सही है। नहीं, नैरो नहीं होता है, वाइड होता है, तो इसलिए बी गलत हो जाएगा। लाइटर कलर की होती है और अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाती है और लोअर डेंसिटी होती है, तो बी को छोड़ के बाकी सही से, ये तो 4th इसका सही आंसर रहेगा। एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद में फिर आपको दे दिया गया है, हाँ ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एसेसर और रीजन दोनों दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आ सकती है। इसका सही आंसर अभी तक हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी के अंदर जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। देखो, मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट does not hold good for the gene, they are located closely related on the same chromosome। मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो तब लागू हो रहा था जब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करने वाले जीन 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, तो वो रैंडमली असॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेंडल का लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा जब एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन पास पास में बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पे लिंकेज आ जाएगा। तो एसेसर तो इसका सही है, और आर जो है वो क्लोजली लोकेटेड जीन जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट करते हैं। देखो, लिंकेज के अकॉर्डिंग तो बहुत चांसेस बहुत कम है, लेकिन हम 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं लिखा कि कंप्लीट लिंकेज हो रही है। अगर कंप्लीट लिंकेज हो रही होती तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे एक प्रोबेबल चांस बन जाता है कि क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन क्रिएट हो सकती है, रिकॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आर जो है वो सही हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पे अभी मेरे को जो लग रहा है 141 का वो है कि फर्स्ट जो है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है
वो नहीं सही है, क्योंकि वो मैक्सिमम चांस है कि अगर क्लोजली रिलेटेड है तो लिंकेज शो करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट करेक्ट और सेकंड जो है इनकरेक्ट होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन में कुछ भी वेरिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि रीजन जो है वो मे नोट बी वाले जोन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 142 के अंदर जो है लेसिथिन एक लिपिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन ये फॉस्फोलिपिड है, इसलिए ये गलत हो गया। सैचुरेशन के अंदर सिंगल होता है तो ये भी गलत हो गया। जिंगली ऑयल के अंदर लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए ये नहीं विंटर के अंदर रिमेन रहता है, सही है इसका। उसके बाद में डी है लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर नहीं। एस्ट्रिफाइड और ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है 142 का। नेक्स्ट 143 पे आते हैं। 143 में बोल रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल फाउंड अराउंड द वास्कुलर बंडल इन C4 प्लांट। ठीक है, तो लार्ज बंडल शीथ फाउंड इन द वास्कुलर क्यों पड़ी होती है? देखो C4 के अंदर मेनली हम लोग उन प्लांट को पुट करते हैं जो कि ड्राई हैबिटेट से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर हाई टेम्परेचर वाले रीजन के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बंडल शीथ सेल होती है ना, वो बेसिकली प्रोटेक्ट करती है उसको हाई टॉलरेंट टेम्परेचर से बचाने के लिए। एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, इसका आंसर आएगा फर्स्ट। अब आ रहा है पैलिड्रोमिक सीक्वेंस, वो होती है जो 5 to 3, 3 to 5 सेम रीडिंग में आती है, रीडिंग फ्रेम में आती है, इसीलिए उसको हम पैलिड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, और वहीं पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आके कट करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है 144 का माना जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे ये पैलिड्रोमिक सीक्वेंस बिल्कुल सही है। इधर से जी तो इधर से भी जी, इधर ए इधर ए टी और इधर टी और सी। ठीक है, तो ये एक दूसरे की क्या है, कंट्रोवर्शियल है, मतलब या कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, और सेम रीडिंग फ्रेम में आ रही है, तो इसका आंसर माना जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटायर फ्लीट ऑफ बसेज इन दिल्ली, तो सीएनजी से रिलेटेड पॉइंट है। फॉल्स स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। चीपर होती है, बिल्कुल सही बात है। अल्टर नहीं कर सकते, ये भी सही बात है। इजीली या एफिशिएंटली बर्न होती है, इसका फोर्थ है जो गलत है, इसका सही आंसर आएगा फोर्थ, क्योंकि वो फॉल्स स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है। उसके बाद में एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट इन ए गिवन सॉल्यूशन, तो जैसे जैसे देखो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, जैसे जैसे आप उसमें सॉल्ट ऐड करते जाओगे तो उसका वाटर पोटेंशियल जो क्या है वो कम आता जाएगा। तो ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है लाइन, तो इसका सही आंसर माना जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोजोन्स, ये भी एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का चैप्टर है। जीन साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर दिया है, तो जीन साइलेंसिंग में ट्रांसपोजोन्स का यूज किया जाता है। एनसीईआरटी 12th क्लास एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी की निमेटोड वाला एग्जाम्पल दे के दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि ये साइन पॉजिटिविटी को, ये नेगेटिविटी को कर रहा है, तो एक में पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्रेडिक्शन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी का एक इंडेक्स दिया हुआ है, एग्जैक्टली सही आंसर है ये। Next 149, if a genetist use the blind approach for the sequencing the whole genome of an organism, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जीन एनाटोशन करना पड़ेगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन है ये बच्चों, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है कि सीक्वेंस एनाटोशन यहाँ पे एक बहुत अच्छा अडॉप्टेड मेथड रहेगा। 150 के अंदर क्या बताया है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट बताना है। मायोटोनिक डायस्ट्रोफी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ये ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है। देखो हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है, और ये रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है ऑटोसोमल। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर माना जाएगा फोर्थ, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। फिर है 151, ये थोड़ा सा आपको वेरीफाई करवा दूंगी मैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आ सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन आपके 3 दे रखे हैं, डिस्ट्रप्टिव दे रखा है, स्टेबलाइजर और डायरेक्शनल दे रखा है। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन व्हेन मोर इंडिविजुअल एक्वायर द स्पेसिफिक वैल्यू अदर देन द मीन्स करेक्टर वैल्यू लीड टू द डायरेक्शनल। देखो क्या हो गया, ज़्यादातर यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को मैनलिज्म को लेके समझें कि पहले मोथ जो थे वो वाइट कलर के ज़्यादा थे और उसके ब्लैक वाले कम थे, लेकिन धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ता गया तो वाइट वाले प्रोमिनेंटली अपीयरेंस में आ गए और ब्लैक वाले छुपने लग गए। तो फिर ब्लैक कलर जो है वो मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन में हमें देखने लग गया। तो ये एक डायरेक्शनल
चेंज जो है हम लोग देख सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको वेरीफाई करके बता दिया जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और एक्सपेक्टेड आंसर के अकॉर्डिंग ये आंसर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 यानी कि 122 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे बोल रहा है कि माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रो फिल्टर साइज। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से एक कॉन्ट्रोवर्शियल, देखो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मतलब गलत है, सॉरी सही क्या है, गलत है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो सेकंड तो डेफिनेटली गलत है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर है ना, उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। उन्होंने बोला है कि कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रो, ठीक है, एक से कम वाले में वो पास हो सकता है। अब क्योंकि उसका साइज 0.3 होता है तो वो पास हो सकता है अगर हम लोग एक से कम रखें। अब कितना कम रखें इसके ऊपर अभी कंट्रोवर्सी है, तो क्योंकि ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हमारे एनसीईआरटी ने दिया नहीं है। माइकोप्लाज्मा का साइज दिया है 0.3 माइक्रोन है, तो 0.3 माइक्रोन लेस देन 1 से है तो क्रॉस हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अगर वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फिल्ट्रेट है। तो लेस देन 1 के अंदर ऐसा माना जा सकता है कि वो क्रॉस कर सकता है। बाकी तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी एक्सपेक्टेड है, कंफर्म्ड नहीं है, क्योंकि कंफर्म्ड हमें जब ऑफिशियली आंसर की एनटीए से आ जाएगी तभी हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए यूँ लग रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और गलत सेकेंड है। तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर 152 का जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो है 1। लेकिन फिर भी ए एक्सपेक्टेड आंसर के इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को जज मत कर लेना। उसके बाद में 153 का ये सही आंसर है। माल्टोज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, C12 H22 और O11। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके इनकरेक्टेड। तो भाई साइट है लिपिड फॉर्मेशन की, IR से अटैच रहता है और राइबोसोम पे नहीं होता, तो इसका गलत जो स्टेटमेंट है वो है, इसका आंसर आएगा फर्स्ट, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है। उसके बाद में टेगमिना इन कॉकरोच, ये एक उसके विंग्स हैं जो कि कहाँ से निकलेंगे, मीजोथोरेक्स से निकलते हैं। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये आप वेरीफाई कर सकते हो। ये कह रहा है कि लेंथ है 1.1 मीटर, तो ये डिप्लॉयड के अंदर अगर हम जब बात करें 6.6 × 10⁹ तो 2.2 मीटर आती है, ठीक है। तो अब इसका हाफ कर देंगे तो इसका सही आंसर जाएगा 153 का 3, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन किया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में वो कह रहा है कि पेनिसिलिन में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोनिडिया होती है, फोटो में दिखाई हुई है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के अंदर। उसके बाद में फिर एसेसर रीजन आ गया। यहाँ पे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कोडेट है, लेकिन हर एक कोडेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकता, बिल्कुल सही एसेसर है। रीजन क्या कह रहा है कि क्योंकि नोटोकोड सब में रिप्लेस नहीं होगी वर्टिब्रेटल कॉलम के अंदर अडल्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड, क्योंकि दोनों सही है और आर जो है ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हम किसी क्रॉप को आर्टिफिशियली उसके अंदर मिनरलाइजेशन इंक्रीज कर दे, न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज कर दे, तो उसको बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों ये। अंडर द फिजियोलॉजिकल नॉर्मल कंडीशन के अंदर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कितना कैरी करता है, ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन किया हुआ है। 160 का आंसर है 5 ml। एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों ये ब्रीथिंग गैसेज एक्सचेंज वाला जो है ना आपका फिजियोलॉजिकल सेकेंड ब्रीथिंग एंड गैसेज एक्सचेंज, उसके अंदर ये एज इट इज स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप वेरीफाई कर सकते हो। अब ये कह रहे हैं क्रॉप और लिजर्ड चैम्बरा में कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये मिलेंगे पैवो यानी कि मोर, पिटूस सिटेकुला यानी कि ये बोला जाता है पैरेट को, और क्रोवस ये बोला जाता है क्रो यानी कि कौवे को। तो ये एविस वर्ग के जो एविस ग्रुप के एनिमल है उनके चैम्बर दिया होता है क्रॉप एंड लिजर्ड। इसका 61 का जो आंसर है 161 का आएगा सेकंड, ये आप एनसीईआरटी में वेरीफाई कर सकते हो, दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन फ्रॉम द सेलिवरी ग्लैंड। तो लुब्रिकेट करती है, कंट्रोल करती है क्योंकि इसमें लाइसोजाइम होते हैं और बैक्टीरियल पॉपुलेशन को, और डाइजेशन करती है कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च को माल्टोज में। लेकिन किसका डाइजेशन नहीं कर सकती, सैकेराइड का एनसीईआरटी के अंदर गिवन किया है, क्योंकि वो माल्टोज बनाती है, माल्टोज को तोड़ती नहीं है। माल्टोज इज द डाइसैकेराइड। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर आएगा सेकेंड। 163
163 पे आते हैं हम लोग। 163 के अंदर क्या दिया हुआ है कि भाई पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में ये एक्सक्रीटरी सिस्टम एनिमल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। वहाँ पे दिया हुआ है कि जो रेप्टाइल्स हैं, एविज है, इनके अंदर जो एक्सक्रीशन है वो पेस्ट के फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ पे हमारे सामने ये एम्फीबियन दिया, ये मैमल दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ पे सही आंसर जाएगा सेकंड, पैवोमोर। मोर यानी कि ये एक एविज से बिलोंग कर रहा है और वहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में निकलते हैं। फिर आता है कि अगर इकोलाई में आई जीन जो है वो म्यूटेंट हो गया, ठीक है, और वो अब इंड्यूसर से बाइंड नहीं कर रहा है। इंड्यूसर होगा या हमारे पास लैक्टोज, अब वो से तो बाइंड नहीं कर रहा है, अब नहीं करेगा तो वो प्रमोटर से जाके चिपक जाएगा, ठीक है, और जिससे कि वहाँ पे जेड, वाई और ए तीनों जीन्स जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगे। तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर है 1, लेकिन फिर भी स्टार लगा रही हूँ क्योंकि इसका अगर आंसर कुछ भी मॉडिफिकेशन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड आंसर की है, ये कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास फाइनल ऑफिशियली आंसर की आ जाएगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 165, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टेब्रे। तो कार्टिलेज आएगा इसका आंसर। और ये आपका एनिमल एनाटॉमी यानी कि आपका जो 7 चैप्टर है, सेकंड यूनिट क्लास 11 उसमें दिया हुआ है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ये। फिर 2 स्टेटमेंट दे दिए यहाँ पे 166 के। क्या कह रहा है ये कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते इनटू द, कैन नॉट एब्जॉर्ब, बिल्कुल से ये ब्लड में नहीं जाते, ये लिम्फ में जाते हैं, और लिम्फ लैक्टियल डक्ट होती है काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में, फिर बाद में ब्लड में मिलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन किया हुआ है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द माइटोसिस। इनकरेक्ट बताना है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, लेकिन फिर भी इसका क्वेश्चन जो है ना मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि टीलोफेज में डिकंडेंसेशन होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनकरेक्ट बताना है। स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर फेज के अंदर, ये भी सही है क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। सारे क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे आके मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, ये भी सही है, लेकिन स्पिंडल फाइबर कभी सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होता है, वो काइनेटोकोर से अटैच होता है। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो। आपके 2 स्टेटमेंट दिए हैं बच्चों, दोनों में से बताने हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरल स्पर्मिएशन बोला जाता है, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर हम स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा और इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 1st। उसके बाद हम आते हैं 169 के ऊपर। 169 के अंदर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। यहाँ पे दिया है कि जो कोगुलम होता है वहाँ पे जो मतलब ब्लड क्लॉटिंग के दौरान जो थ्रेड यहाँ के नेटवर्क बनाते हैं, थ्रोम्बिन नहीं बोला जाते हैं उनको फाइब्रिन बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, स्प्लीन ग्रेवयार्ड है, सेकंड सही है यहाँ पे। तो फर्स्ट गलत ये रहा और सेकंड सही, सेकंड आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। फिर आपको दिया आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे आपको कि साइक्लोस्पोरिन एक किससे मिलता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से दिया हुआ है। 171 के अंदर अगर हम आए तो आपको डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर द oogenesis, वो कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रहा है लेकिन oogenesis में नहीं हो रहा है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को अटेंड करना पड़ेगा। 171 का इसके अंदर इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, दोनों में होता है, ठीक है, लेकिन गैमेट बनने के बाद में मतलब डिफ्रेंशिएशन, मियोसिस होने के बाद में डिफ्रेंशिएशन जो है ना वो देखो स्पर्मेटिड बन गया, स्पर्मेटिड से स्पर्मोमेटोजोआ का बनना, दैट इज अ डिफ्रेंशिएशन ऑफ गैमेट, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो इसका बी आएगा। मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन द माइटोटिकली डिवीजन स्टेम सेल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि oogenesis की प्रोसेस होती है ना वो एम्ब्रियोनल स्टेज में यूज आती है और वहाँ पे जितने oocyte बननी थी वो बन जाती है। तो इसीलिए ये बात सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एप्लीकेबल हो सकती है, लेकिन oogenesis के लिए नहीं है। दोनों को कंट्रोल करता है तो डी दोनों के अंदर ही आएगा। और अब है ई, ये प्यूबर्टी के अंदर होता है तो ये भी आपका सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस का होगा, क्योंकि oogenesis तो स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनल स्टेज में। तो इसका 175 का जो आंसर रहेगा
नहीं 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 नहीं, इसका आंसर आ जाएगा बी, सी और ई, सॉरी ये नहीं होगा, सेकंड आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब आते हैं एक्स इन सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन किसका किया जाता है? एंडेंजर्ड स्पीसीज का किया जाता है। एनसीईआरटी के अंदर स्ट्रिक्टली मेंशन किया हुआ है, यानी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि एक्सटेंट होने के कगार पे, उनको जो जाए उनको वहीं पे प्रोटेक्ट कर दो। उसके बाद हमारे पास लिपस लूप जो है वो एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। 174 यहाँ पे आपको करेक्ट पहचानना है। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये गलत है। और मस्कुलर डायसोट्रॉफी जो है वो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी गलत दे दिया। ये अर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन होगा जॉइंट में, और यहाँ पे टिटेनी के अंदर रैपिड हाई नहीं होगा, ड्यू लो कैल्शियम लेवल आएगा, तो इसका सही आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट 175 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में। दो पार्ट होता है, एक एक्सचेंजिंग पार्ट होता है, कंडक्ट सिर्फ गैसेस को कंडक्ट करने का काम करता है, एक्सचेंज करने का काम नहीं करता है, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट रिगार्डिंग टू मियोसिस, इनकरेक्ट बताना है। मियोसिस के अकॉर्डिंग गलत क्या है? पेयरिंग होती है मियोसिस के अंदर, जाइगोटीन के अंदर 4 बनेंगे, ये भी सही है, और 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। लेकिन रेप्लिकेशन जो है वो मियोसिस फर्स्ट के अंदर में ही हो जाता है, इंटरफेज में, इंटरकाइनेसिस के अंदर नहीं होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो फोर्थ है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद में डेट्रीवोरस ब्रेक डाउन करते हैं डेट्राइटस को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर, तो इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। एनसीईआरटी इकोसिस्टम का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। उसके बाद आपको दिया है कि आपको पहचानना है कि इसमें कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बहुत ही आसान है। कार्टिलेज, ब्लड, एडिपोज टिश्यू, ये तीनों के तीनों क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। इसका सही आंसर का सेकंड। न्यूरोगेलिया जो है वो एक नर्वस टिश्यू है। उसके बाद में आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है टेक्सोनोमिकल हियरार्की की असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, थर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचान के, जो कि पैलिड्रोमिक होती है, उसको कट करता है, बिल्कुल सही है। और सेकंड स्टेटमेंट वो कह रहा है कि वो बीच में से कट ना करके और एक स्पेसिफिक साइड पे कट करता है। देखो ये बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ना, वो ब्लंट एंड कटिंग भी कर सकते हैं, बीच में से कट के दोनों, और एक स्टिकी एंड कट भी कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट द डीएनए स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिड्रोमिक सीक्वेंस, ये हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है और सेकंड इसका इनकरेक्ट है, लेकिन एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पे जो इक्वाराई दिया हुआ है वो स्टिकी एंड बना रहा है, तो वो साइड से कट कर रहा है, सेंटर से नहीं करता। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो ब्लंट एंड कटिंग करते हैं, बीच में से काट देते हैं और 2 एक जैसे बनने वाले एंड बनाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट सही है और गलत है सेकंड। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। वेरिफिकेशन एक्सपेक्टेड आंसर है, ये वेरीफाइड नहीं है। वेरीफाइड आंसर के होने, ऑफिशियल आंसर के आने पे 181 पे अगर हम आए तो बच्चों ये एडीए एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर गिवन स्टेटमेंट है ये। यहाँ पे पेशेंट की डेफिशिएंसी है तो पेशेंट को पीरियडिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाई जाती है, क्योंकि ये जो है वो इमॉर्टल नहीं होती है, इसीलिए 181 का आंसर आएगा सेकंड। ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। उसके बाद आपके फिर ऐसे रीज़न आ गया। ऑस्टियोपोरोसिस जो है यहाँ पे बॉन्ड डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल सही है। और रीज़न यहाँ पे गलत बताया हुआ है। कॉमन रीज़न है इंक्रीज नहीं होता बच्चों, डिक्रीज होता है, तो आर गलत है, ए सही है। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा जहाँ पे आर सही है और ए सही है, आर गलत है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ये वेरीफाई कर सकते हो आप। कौन सी एज में oogenesis होती है? एम्ब्रियोनिक, फोर्थ एनसीईआरटी गिवन है। ये कह रहा है कि 8 लेबोरेटरी के अंदर 80 में मर गई, तो आपको जब भी ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का है वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होता है रेट ऑफ द डेथ, तो डेथ रेट कैलकुलेट करनी होती है, तो जितनी मरी हैं अपॉन में जितने टोटल हैं, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0.1। ये भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन किया हुआ है। 185 की अगर हम बात करें, ऑटो इम्यून डिजीज जो होते हैं वो सेल्फ
कंडीशन वेयर द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज द ओन सेल एज अ फोरिजन, बिल्कुल सही है। ऑटो इम्यून जिसमें हमारा खुद का इम्यूनिटी हमारे लिए दुश्मन बन जाता है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून है, जबकि ये कह रहा है नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। ये ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है? फर्स्ट मिल रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, देखो जो जीन जितने दूर होंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। देखो जो जीन जितने पास में होंगे, ठीक है, तो वो पास में होंगी तो लिंकेज लगेगा और रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। समझ में क्या? इनके दो जीन बिल्कुल पास पास में हैं, अब क्रॉसिंग ओवर से वो अलग होंगे नहीं, लिंकेज होके एज इट इज जाएंगे तो रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देना, जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है जीन उतने ही दूर है। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पास में आ रही है तो जीन क्या है यहाँ पे दूर है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ये क्या कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ए और सी के बीच में दी है, कितनी दी है? 5%। तो यानी कि ये दोनों तो पास पास में बैठे हैं। फिर बी और सी के अंदर दी हुई है, बी और सी में दिया है, मान लो ये 15% है, ठीक है। और फिर सी, बी और डी के अंदर दी है वो 9% है, तो मतलब ये और भी पास में बैठे हैं। फिर ए और डी के अंदर दी हुई है आपके आ गई तो ए और बी के बीच में आ रखी है 20%, ए और बी के बीच में आ रही है 20%। तो ये देखो ये आगे ना 20%, 15 और ये, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जाएगा सेकंड। और फिर कह रहा है ए और डी बहुत ही दूर हैं, तो ये होगी 29%। तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कैलकुलेशन के बिहाफ पे अगर आप देखोगे तो सेकंड आ रहा है, लेकिन अगर कुछ वेरिफिकेशन होता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट दो लिस्ट आपकी यहाँ पे दी हुई है बच्चों। दो लिस्ट के अंदर आपको बताना है बायोलॉजिकल फंक्शन। ग्लाइकोजन जो है वो एक स्टोरिंग प्रोडक्ट है, एक आएगा फोर्थ और एक का फोर्थ है, बिल्कुल सही है। ग्लोबुलिन जो है एक एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबिन वर्ड यूज करता है, तो बी का आएगा थर्ड। तो इसका सेकंड आंसर हमारे पास आ रहा है। स्टेरॉइड एक हार्मोन है और थ्रोम्बिन एक एंजाइम है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 188 में नोट इफेक्ट ऑफ द पैराथायरॉइड हार्मोन, नोट इफेक्ट बताना है, ठीक है। तो 188 के अंदर आप देखोगे स्टिमुलेट करता है बोन रीअब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, जबकि ये इंक्रीज करता है, तो ये हो गया ना नोट अफेक्ट हो गया, सही है। ये आएगा एक, तो ये गलत बात होगी, ठीक है। ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को, ठीक है, जबकि ये यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज, ठीक है। और इसका आंसर जो है वो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना। देखो कंफर्म्ड आंसर तो नहीं है, तो नहीं करता वो बताना है। तो इसमें बी नहीं करता, डी नहीं करता और ई भी नहीं करता। ना तो ये मेटाबोलाइट्स को इंक्रीज करता है, ठीक है, डिक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन, ये ब्लड में लेवल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसका सही आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो बन रहा है वो बी, डी और ई है। बाकी इसका वेरिफिकेशन ऑफिशियल आंसर आने पे ही हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर ऑफ द क्लोनिंग वैक्टर। क्लोनिंग वैक्टर के लिए डिजायरेबल फीचर नहीं है। देखो ओरिजिन स्टेप और अमेरिका साइट होना चाहिए, सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट होनी है, रिकॉग्नाइजेशन साइट एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक जगह से 2-3 बार कट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आएगा सेकंड। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, हाँ ये बताना है, ये बहुत आसान है। 190 के अंदर अगर हम आएंगे तो डायफ्राम जो है वो कवर कर देता है फोर्थ, और कॉन्ट्रासेप्टिक पिल इनिबिट करती है और फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देती है, और ये तो इसीलिए इसका आंसर आएगा फोर्थ। डन। उसके बाद में अगर कलर ब्लाइंड फीमेल है, ये भी कलर ब्लाइंड है और उसकी शादी जिससे मेल से हुई है उसकी फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड रही होगी, तो ये मेल भी क्या होगा कलर ब्लाइंड। तो इनसे बनने वाले 100% ऑफस्प्रिंग सारे क्या होंगे कलर ब्लाइंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्लीपर और पेंगुइन डॉल्फिन नोट ट्रू बताना है। ये एनालोगस है, जबकि यहाँ पे बताया गया है ये होमोलोगस है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। देखो स्लाइम मोल्ड नहीं है, ये गलत है क्योंकि स्लाइम मोल्ड जो है वो हम रखते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। माइकोप्लाज्मा के पास डीएनए है, राइबोसोम है, लेकिन सेल वॉल नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया। अब साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो मायोमोनेरा के अंदर आ रहा है, ये बात भी सही है। और एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सारे हेट्रोट्रॉफिक को ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, तो इसमें यहाँ पे एग्जैक्ट जो करेक्ट है वो तो आ रहा है थर्ड, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर माना जाएगा थर्ड, क्योंकि सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक नहीं होते हैं, कुछ इनमें ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। उसके बाद में 194 आ रहा है, वो कह रहा है एनामिस्टिक रिस्पॉन्स, मतलब बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करता है ड्यू टू द मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। फिर 94 में आएगा आपके पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉट नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द डिफेंस, नहीं ये स्पेसिफिक होती है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड। प्राइमरी जो है रिस्पॉन्ड जो करता है वो होने के बाद में करता है, बिल्कुल सही बात है। और फोर्थ भी, तो यहाँ पे इनकरेक्ट जो जा रहा है वो सेकंड है, क्योंकि ये बोल रहा है नॉन स्पेसिफिक है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। उसके बाद में 195 में यहाँ पे आपको बताया गया है स्टेटमेंट बताने हैं, तो ब्रोंक्योल जो है सीलिएटेड होते हैं, यानी कि एक आएगा फोर्थ, एक ही ऑप्शन बन रहा है, एक का फोर्थ, तो वैसे तो चेक किया जा सकता है। गॉबलेट सेल जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू है, और टेंट्स जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज लूज है, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड, एनसीईआरटी में गिवन किया हुआ है। एप्लीकेशन यहाँ पे भी मोस्ट अप्रोप्रिएट बता रहा है, मतलब कन्फर्म्ड आंसर हमारे पास नहीं है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकता है सही, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पे आंसर को सेट करना पड़ेगा। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट दे दिया ना, तो यहाँ पे फिर हमें ऑफिशियल आंसर की आने का वेट करना पड़ेगा कि एनटेक किस स्टेटमेंट को ज़्यादा वेटेज दे रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड होती है प्रोइंसुलिन की, और बी भी सही है, दोनों को सेपरेट करके इकोलाई में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ते हैं। डी इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ से ट्रीट करता है, लेकिन वो हमेशा कैटल या पिग से लें ऐसा ज़रूरी नहीं होता, होता भी है, मतलब ये सही भी है और नहीं भी, ऐसा है। और प्रो इंसुलिन जो है वो ट्रांस प्रोसीड किया जाता है मैच्योर और फंक्शनल में कन्वर्ट करने के लिए, ये भी सही है। और सब में एलर्जिक रिस्पॉन्स करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बन रहा है वो तो बन रहा है थर्ड, लेकिन इसमें कुछ भी वेरिफिकेशन हो सकता है बच्चों, हमें यहाँ पे ऑफिशियली आंसर की का वेट करना पड़ेगा। एंटे यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो देखना पड़ेगा। अब आता है 197 जो है आपका, उसके अंदर बता रखा है कि जो स्क्रबर होते हैं वो थर्मल पावर प्लांट में नहीं, ये इलेक्ट्रिक वायर जो है वो आपको नहीं मिलेगी वहाँ पे स्क्रबर में, तो बहुत स्टेटमेंट गलत है। और पर्टिकुलर मैटर जो है कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द स्क्रबर, ये ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से होता है ना स्क्रबर से होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्टेड आंसर के अकॉर्डिंग जो है वो दोनों ही यहाँ पे गलत होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं स्टार लगा देती हूँ। एंड डे इसको किस अकॉर्डिंग सही करता है या क्या इसका सही आंसर आता है वो ऑफिशियल आंसर की आने में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है कि 60 टाइम 10 है 10 है, तो आपको पता है 1 से 2 फर्स्ट जनरेशन, 2 से 4 सेकेंड जनरेशन, और 4 से 8, ठीक है, ये आ गई थर्ड जनरेशन। तो 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट लगते हैं, तो अब आपको क्या है 60 मिनट बाद में। अब ये जो 8 बनते हैं ना, 8 के अंदर 6 तो बनते हैं N14 वाले और 2 बनते हैं N15 वाले हाइब्रिड, तो इंटू 10 कर दो, तो अकॉर्डिंग 60 आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर इसको किस तरीके से ट्रीट किया है वो हम लोग देखेंगे ऑफिशियल आंसर की पे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट साइनेप्सिस के बारे में, तो इसका सेकंड आ जाएगा क्योंकि वो फास्टर नहीं होता केमिकल वाला एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस। और अब आ रहा है लास्ट क्वेश्चन हमारा इस नीट 2020 का। इस क्वेश्चन के अंदर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट तब होता है जब डायस्टोल चल रहा है, दोनों रिलैक्स चैम्बर होते हैं और दोनों में ब्लड आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड इसका फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कंट्रोवर्शियल क्रिएट कर देती हूँ कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्योर एन एनसीईआरटी ही है, डेफिनेटली आप वो
एनसीईआरटी से वेरीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं और वहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट करके हमसे पूछा गया है। तो ऐसे केस के अंदर एनटीए किस ऑप्शन को मोस्ट अप्रोप्रिएट मानेगा, तो वो चीज़ हमें अपडेटेड एनसीईआरटी आने पे पता चलेगी। ये एक्सपेक्टेड आंसर क्या है, जिससे आपको एक ओवरऑल पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से है, डायरेक्ट भी है और कुछ आपको ट्विस्ट करके भी दिए हुए हैं। तो जैसे भी नई अपडेटेड एनटीए की सही एनसीईआरटी बेस्ड या एनटीए जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज करेगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको अपडेटेड वीडियो के अंदर या नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि एनसीईआरटी के कौन से स्टेटमेंट को किस तरीके से मॉडिफाइड करके क्वेश्चन बनाया है नीट के अंदर, तो वो विद एनसीईआरटी लेके आपको समझाया जाएगा कि इस तरीके से आप देखोगे कि एनसीईआरटी के हर एक स्टेटमेंट को मॉडिफाइड किया है, एग्जैक्टली दिया हुआ है। इसके अलावा आपको एक और वीडियो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसमें ये भी बताया जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। सो जितने भी कैंडिडेट है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले अपडेटेड जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। सो ऑल द वेरी बेस्ट किड्स। अभी जो आंसर की है दैट इज एक्सपेक्टेड, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको अभी भी वेट करना पड़ेगा ताकि आप अपना सही मार्किंग कर सके। तो ऑल द बेस्ट कि आप एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको मिले और बहुत सुंदर से अपना कैरियर जो है वो मेंटेन करें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, थैंक यू।